हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। तो भाई मुझे उम्मीद है आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रही होगी। क्लास 12th केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट किस तरह से केमिकल रिएक्शंस का निकाला जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग को बहुत डिटेल में समझना है रेट लॉ। और रेट लॉ एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमें यह हेल्प करेगा कि कैसे अलग अलग रिएक्शंस के लिए हम रिएक्टेंट का अमाउंट कंट्रोल करके उसके रेट को गवर्न कर सकते हैं। और देखो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखो केमिकल काइनेटिक्स में हमारा इसे पूरा पढ़ने का मेन पर्पस क्या है। केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने का पर्पस ये होता है कि हमें वो फैक्टर्स, हमें वो चीजें पता चले जिनकी हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। टू बी स्पेसिफिक, उनके रेट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे हम उनके रेट को जरूरत पड़ने पर बढ़ा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कम कर सकते हैं, ताकि हम अपने आप प्रोडक्ट के बनने के टाइम को और अमाउंट को कंट्रोल कर सके। देखो एज ह्यूमन हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर किसी कंपनी ने कोई लाइफ सेविंग ड्रग बनाई है, अब वो चाहती है कि वो केमिकल, जिस केमिकल रिएक्शन से वो लाइफ सेविंग ड्रग बन रही है, अगर जल्दी जल्दी बने तो हमें उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना पड़ेगा जिससे वो रिएक्शन जल्दी हो सके। तो ये सारी चीजें इस टॉपिक के अंदर जानने में हमें थोड़ी सी हेल्प मिलती है। ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम से समझ जाओगे, बहुत सारी लेयर्स होती है इसको समझने के लिए, बट इनिशिएट आप कर पाओगे। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में रेट लॉ के अंदर बात होती है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है, किस तरह से हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम सीधे अपना आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले ये समझते हैं कि रेट लॉ होता क्या है। देखो जैसे मैंने अभी तक आपको मोटा मोटी तौर पे आइडिया बताया है कि रेट लॉ का मतलब है एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो केमिकल रिएक्शन के रेट को गवर्न करने में या केमिकल रिएक्शन के रेट को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा कि वो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। क्योंकि रिएक्टेंट का ही कॉन्सेंट्रेशन हमारे कंट्रोल में है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम रिएक्टेंट को ही अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं, और अपनी मर्जी से घटाने बढ़ाने पर वो स्टाइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा, हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं रिएक्टेंट के अमाउंट को गवर्न करके। और ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही मेरे बच्चे बोला जाता है रेट लॉ। कई किताबों में से रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, कई किताबों में से रेट इक्वेशन भी बोला जाता है। तो आप रेट लॉ बोलो, रेट इक्वेशन बोलो, रेट एक्सप्रेशन बोलो, तीनों का ही मतलब सेम है। ठीक है, चलो तो अब जो इसकी डेफिनेशन है, पहले डेफिनेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखो भाई, बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन भी कई बार हमें लिखने को आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसे कैसे अप्लाई करना है वो पता होना जरूरी है। लेकिन बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बात हमें ध्यान रखनी है, हमें डेफिनेशंस को याद भी रखना होता है ताकि उसे लिखते टाइम हमसे कोई गड़बड़ ना हो। तो अगर हमें रेट लॉ को डिफाइन करना हो तो रेट लॉ दरअसल में अगर हमें डिफाइन करना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अपने आप में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रिएक्शन के रेट को हम प्रोवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। याद रखना, हम मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को ही लेंगे, प्रोडक्ट को लेने की जरूरत नहीं होती। रीजन क्या है? हम दरअसल में रिएक्शन के रेट को गवर्न करना चाहते हैं। हम चाहते हैं रिएक्शन तेजी से हो, हम चाहते हैं कभी रिएक्शन अगर हम चाहते हैं उसका रेट बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा पाए, अगर हमें कभी घटाना है तो हम घटा पाए। अब ये घटाना या बढ़ाना हम कंट्रोल कर सकते हैं रिएक्टेंट की हेल्प से। इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जब भी बताया जाता है, ये बताया जाता है हमेशा रिएक्टेंट के टर्म्स में। ये बात मैं इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए, क्योंकि कई बार इस चैप्टर से अगर आपके पास न्यूमेरिकल्स आएंगे तो रेट लॉ को सॉल्व करने वाले ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आपको ये आइडिया बड़े अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो मेरे बच्चे, हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि रेट लॉ एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें रिएक्शन के रेट को रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में दिया जाता है, और इन रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पावर आ जाती है। कई बार ये पावर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उन रिएक्टेंट के जो हमें गिवन है उन्हीं के बराबर होती है, और कई बार ऐसा नहीं भी होता है। ये बात फैक्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताऊं, मान लो इस केमिकल रिएक्शन का हमें रेट लॉ लिखना है। फिर से सुनना, रेट लॉ बोलूं, रेट एक्सप्रेशन बोलूं या रेट इक्वेशन बोलूं, तीनों का मतलब सेम है। और इन तीनों ही चीजों में हमें करना क्या है, हमें केमिकल रिएक्शन के रेट को, जो हमने एवरेज या इंस्टेंटेनियस लिखने का तरीका सीखा था, उसे लिखना है रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, कि हमारा रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है।
तो मान लो हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखना है या रेट एक्सप्रेशन लिखना है, तो हमें जाहिर सी बात यह पता है कि अगर हम रिएक्टेंट ए और बी का अमाउंट घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से हो सकता है रिएक्शन का रेट चेंज हो। तो हम लोग मोटा माटी तौर पे मेरे बच्चे ये बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सब्सटेंस की पावर समथिंग। हमें अभी ये नहीं पता कि ये पावर क्या होगी, बट कुछ ना कुछ तो हो सकती है, 1 2 3 जैसा भी हो सकता है। तो अभी मैंने ले ली ये पावर x। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमें पता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट यानी प्रोडक्ट बनाने का जो टाइम है वो हो सकता है कम हो जाए या कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगे, यानी रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है या घट सकता है। ये डिपेंड करेगा रिएक्टेंट के ऊपर। रिएक्टेंट को हम घटा बढ़ाकर ऐसा कर रहे हैं, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, जो है जो बी एक और रिएक्टेंट है उसकी पावर वाई के। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक साथ कंबाइन करूंगा तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर पावर वाई। तो यहां पे देखो ये रेट एक्सप्रेशन आ गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा जो रिएक्टेंट है उनके कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट रेज टू दी पावर सम नंबर्स। अब अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहूं तो सबसे पहले कांस्टेंट आएगा। तो अगर मैं ये कांस्टेंट लेकर आता हूं तो रेट का फॉर्मूला आ जाएगा यहां से k टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू दी पावर x इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b टू दी पावर y। मेरे बच्चे इस k को हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट, यानी इस रिएक्शन के लिए ये कांस्टेंट कितना है, और रेट कांस्टेंट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है। और इसी को मेरे बच्चे ये भी बोला जाता है स्पेसिफिक रेट भी बोला जाता है। तो आप चाहे रेट कांस्टेंट बोलो या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलो, दोनों का मतलब सेम है मेरे बच्चे। और ये दोनों ही चीजें हम निकाल सकते हैं। ये एक इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू ही आएगा, यानी एक इंडिविजुअल रिएक्शन के लिए कांस्टेंट रहता है, रिएक्शन चेंज तो के की वैल्यू चेंज, अलग अलग रिएक्शंस के लिए के की वैल्यू अलग अलग आ जाती है। तो ये आ गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि रेट लॉ में देखो हम लोग डिफाइन क्या कर रहे थे कि रेट लॉ एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में बताया जाएगा। और कई बार इस एक्सप्रेशन में इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर कोई पावर आ जाती है, जैसे यहां पर एक्स और वाई है। और एक बात बोली गई है बड़ी स्पेशल कि ये जो पावर है ये हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं उनके बराबर भी हो सकती है और उनके बराबर नहीं भी हो सकती है। तो इस केस में जरा नोटिस करो, ये जो x और y है, ये बात यहां पर मेंशन कर दी गई है कि दिस मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कभी हो भी सकती है, कभी नहीं भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करेगा हमारे एक्सपेरिमेंटल डेटा पर। ठीक है, तो मेरे बच्चे एक बात समझना, हम लोगों ने समझा कि किसी भी रिएक्शन का, जैसे पिछली रिएक्शन का अगर हमें रेट लिखना है तो उसमें दो रिएक्टेंट थे ए और बी, तो हमने इनके कॉन्सेंट्रेशंस को मल्टीप्लाई करा और इनके ऊपर कोई पावर लगा दी। जहां पर मैंने आपको बताया के को हम लोग बोल सकते हैं रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट ऑफ दिस रिएक्शन। अब यहां पर हम लोगों ने यह भी डिस्कस कर लिया कि एक्स और वाई जो आने वाले हैं ये दरअसल में ऐसा हो सकता है कि इस रिएक्शन में ए और बी के जो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी उसी के बराबर आ जाए एक्स और वाई, और हो सकता है ये ना आए। दोनों बातें हो सकती है, ये टोटली डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट के ऊपर। रिएक्शन से हम खुद ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें ये फॉलो करना पड़ेगा। हम रिएक्शन से क्या बोल सकते हैं कि भाई जो तुम फॉलो कर रहे हो हम बस देखना चाहते हैं कि तुम कैसे गवर्न हो रहे हो, ताकि हम तुम्हें अपने कंट्रोल में ला पाएं। और देखो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो एक बात याद रखना, हम लोगों ने ये बात डिस्कस कर ली है कि ये एक्स और वाई मेरी जनता, ये एक्स और वाई स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर एक 2000 रुपए का नोट मैं आपको देना चाहूंगा जो आप संभाल के रखिए, आपके लिए बड़ा यूजफुल है। ये आइडिया आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज आएगा, फिजिकल केमिस्ट्री के में तो आएगा ही आएगा। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कई बार हमें रेट एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ती है, तो यहां पर ये आइडिया बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और 2000 रुपए का जो नोट है वो ये है मेरी जनता कि दरअसल में अगर मान लो रेट एक्सप्रेशन के अंदर, जिसे हम रेट लॉ भी बोल रहे हैं, इनमें इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जो पावर आ रही है, अगर यही पावर बैलेंस इक्वेशन में स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाए उन्हीं रिएक्टेंट के, तो ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है एलिमेंट्री रिएक्शंस।
तो मेरे बच्चे एक बात याद रखना, अगर हम बात करेंगे किसी एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन के बारे में, तो इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस, अगर हमारे सामने कोई एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन है तो ये जो स्टैइकोमेट्रिक, ये जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के ऊपर पावर एक्स है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर पावर जो वाई है, ये स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं इन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस पावर ऑन रिएक्टेंट टर्म्स, रिएक्टेंट के जो टर्म्स हैं उनके ऊपर जो पावर है इन रेट एक्सप्रेशन, या जिसे हम रेट लॉ भी बोल सकते हैं, दे विल बी इक्वल टू देयर corresponding स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। ये बात ना बहुत सारे बच्चों को समझने में दिक्कत आती है, तो ये बात मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं, बड़े आराम से अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन ये रूल सिर्फ फॉलो होगा किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में। यानी अगर किसी भी रिएक्शन में रेट लॉ के लिखते टाइम रिएक्टेंट के ऊपर जो टर्म्स आ रहे हैं, रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर आ रही है, अगर वो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स के बराबर ही हो जाएं तो ये केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी दरअसल में एक एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन। अगर ऐसा ना हो तो वो नॉन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन मानी जाएगी। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या होता है, ऐसा क्यों हो जाता है? कभी हो जाती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर है वो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर, और कभी नहीं हो पाता है। इसका एक्चुअल में सीधा लेना देना होता है रिएक्शन की मैकेनिज्म से। अगर मान लो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जा रही है तो ऐसी रिएक्शंस को माना जाता है एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस। याद सुनना, एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल में वन स्टेप रिएक्शंस होती हैं, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाती है। और एक ही स्टेप में कंप्लीट होने की वजह से हमारे ए और बी के जो भी स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हैं वो एक्चुअल में केमिकल रिएक्शन के रेट को गवर्न करेंगे। इसीलिए ये स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही हमें यहां पर पावर के फॉर्म में मिलते हैं। पर अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती है, कई अलग अलग स्टेप्स में होती है, तो ऐसा हो सकता है कोई स्टेप फास्ट हो रहा हो और कोई स्टेप स्लो हो रहा हो। तो एक बच्चे में आपको बात बता दूं, जो स्टेप उस पूरी रिएक्शन में सबसे स्लो होगा उसी को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और उसी के हेल्प से रेट निकाला जाता है। और जब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की हेल्प से आप रेट निकालोगे तो कई बार ये पावर्स इसके बराबर नहीं आएंगी। तो नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस, यानी जो एक स्टेप में नहीं होती है, कई सारे स्टेप में होती हैं, वहां पर जरूरत पड़ जाती है हमें, या वहां पर हमें अक्सर देखने को मिलता है कि रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट के टर्म्स के ऊपर जो पावर आ रही है, रेट लॉ के अंदर रिएक्टेंट टर्म्स के ऊपर जो पावर आ रही है वो स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर नहीं है। और ये बात मैं आपको बड़े आराम से समझा रहा हूं क्योंकि इसे याद रखिएगा, इसके ऊपर बहुत सारे रिजल्ट्स हमें कंक्लूड करने पड़ सकते हैं। तो जितने अच्छे से बात आपके दिमाग में बैठेगी उतनी आसानी से आप कंक्लूजन निकाल पाओगे, ठीक है। चलो, और देखो, हो सकता है कई बार पहली बार ये पढ़ने में चीजें आपको डिफिकल्ट लगे, तो मेरे भाई एक बात समझ लो, जम के पढ़ाई करनी पड़ेगी इस चीज को समझने के लिए। आपको अपने दिमाग को ना इसके साथ जूझना पड़ेगा, दिमाग लेकर कि हाँ भाई ये चीज हमें समझ में आए, क्या पॉइंट है, कैसे रिलेट हो रहा है। जब ये आप करने लगोगे, ट्रस्ट मी, आप अपने अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखोगे। तो भाई जम के पढ़ाई करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, जम के पढ़ाई करना शुरू करना पड़ेगा अपने को। चलो, अब देखो, सबसे पहले ये बात समझते हैं कि ये जो हम पावर बार बार लिखने की कोशिश कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, तो इन पावर्स का सिग्निफिकेंस क्या है, इन्हें लाने का मतलब क्या है। तो दरअसल में हमारा अल्टीमेट गोल क्या है मेरे बच्चे, समझना। हमारा अल्टीमेट गोल केमिकल काइनेटिक्स में यह समझना है कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके हम कैसे रेट को चेंज कर सकते हैं। कि अगर हम लोग मान लो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल करें तो चेक करना चाहते हैं कि क्या रेट भी डबल हो रहा है, यानी सेम टाइम में डबल अमाउंट में प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो रहा है, या अगर हम रिएक्टेंट को डबल कर रहे हैं तो क्या रेट सिर्फ 1 यूनिट से ही बढ़ रहा है या ट्रिपल हो जा रहा है। तो ये चीजें हमारा आइडेंटिफाई करना सबसे ज्यादा रोल है, और इसे ही बताने में मेरे बच्चे हमारी हेल्प करते हैं ये पावर्स। तो एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर्स होती हैं वो हमें ये बताती हैं कि एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरे बच्चे इसके लिए, इसे समझाने के लिए मैं आपको एक
रिएक्शन कंसिडर करने को बोल रहा हूं, मतलब एक केमिकल रिएक्शन का रेट कंसिडर करने को बोल रहा हूं। देखो स्पेलिंग पता नहीं क्या लिख गई, कि एक रिएक्शन मान लो ये है 2A + B से हमें C + 2D मिल रहा है, ऐसे रैंडम रिएक्शन लिखी है, बैलेंस है ये मान लेते हैं, और इस रिएक्शन का रेट भी मेरे बच्चे अपने को गिवन है। अच्छा एक बात बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं इस रिएक्शन का रेट ए के डिसअपीयरेंस के टर्म में लिखो तो लिख लोगे? कुछ ऐसे लिखोगे, -1/2। अब डेरिवेटिव टर्म्स में यानी हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट लिखते हैं तो dA/dt हो जाएगा, लिख लिया है? तो मुझे उम्मीद है ये लिखना आपको आता है मेरे बच्चे, और जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है उन्हें ये चीज अच्छे से आती होगी। पर मेरे बच्चे लेट से आपको भी ये लिखना नहीं आता है, तो मैं आपको बता दूं आगे आपको इस चैप्टर में बहुत दिक्कत हो सकती है। दैट इज वाई मैं इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आई बटन पे यहां दे दूंगा। अगर आपको अभी ये चीज करना नहीं आती तो मैं कहूंगा अभी वीडियो को मत आगे लेकर जाओ बच्चे, पहले आप इस चीज पे कमांड करो, और आई बटन पे लिंक दे रखा है वहां पर जाकर इस प्लेलिस्ट का वीडियो जाकर देख लो ताकि आपको इस टॉपिक पर कमांड आ जाए, फिर आप यहां से दोबारा एग्जीक्यूट कर लेना, वीडियो को आगे देखना स्टार्ट कर देना। पर लेट्स से अगर आपको आता है, आपने सही करा था, तो अब आगे बात करते हैं कि अगर हम इस रिएक्शन का रेट लिखना चाहते हैं डीए के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के टर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं। हालांकि मैं अभी इसमें इंटरेस्टेड कम हूं, मैं रेट लॉ में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। तो एक बात समझना, जिन बच्चों ने ये रेट लॉ लिखना आता था ऐसे, तो उन्हें एक बात और समझनी है कि रेट लॉ को हम रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस के टर्म में भी लिख सकते हैं, और रेट लॉ के टर्म से भी लिख सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन का हमने जो भी फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि ए के ऊपर पावर मेरे बच्चे यहां पर लेट्स से 2 ही आ रही है, मतलब लेट्स से ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, और बी के ऊपर पावर 1 ही आ रही है। ठीक है, हम कंसिडर कर ले रहे हैं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो अगर एलिमेंट्री है तो इनके स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही रेट लॉ में या रेट एक्सप्रेशन में हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी के ऊपर पावर के फॉर्म में आएंगे। और फिर से एक बात बता रहा हूं, हमें मेरे बच्चे रेट लॉ में सिर्फ रिएक्टेंट्स को लिखना होता है, प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने एलिमेंट्री रिएक्शन मानी है तो इस तरह से आ गया। अब जरा नोटिस करो ये एलिमेंट्री रिएक्शन हमें क्या बताती है, या इनमें जो पावर्स आ रही है क्या बता रही हैं। तो जरा समझना, ये जब एक केमिकल रिएक्शन हम कराएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों कंटेनर के अंदर ही कराएंगे। अब एक कंटेनर में मान लो मैंने इनिशियल ए लिया था 2 मोल पर लीटर और बी लिया था 1 मोल पर लीटर, तो ऐसा करने पर कुछ ना कुछ हमारे पास रेट आएगा। तो लेट्स से इनिशियल रेट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां आ जाएगा के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर कर दो। लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। अब सेम रिएक्शन सेम कंटेनर में सेम सारी कंडीशन के साथ करा रहे हैं, बस फर्क ये है अब की बार मेरे बच्चे हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए को डबल कर दिया, 4 मोल पर लीटर कर दिया, पर बी को नहीं छेड़ा, अभी बी को 1 मोल पर लीटर ही लेके रखे हुए हम लोग। अब देखना मेरी बात सुनना, हम इतनी देर से यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग रिएक्शन में किसी भी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन का रेट भी चेंज हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं इस सिचुएशन में, इसे एक काम करते हैं R1 ले लेते हैं और इसे R2। तो रेट कांस्टेंट देखो, रेट कांस्टेंट की ना रिएक्शन जब तक सेम रहेगी, रिएक्शन कंडीशन जब तक सेम रहेंगी तब तक सेम ही रहेगा, तो ये तो के ही रहने वाला है। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की जगह 4 आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की जगह अभी भी 1 लेके चलते हैं, ये हो गई क्वेश्चन नंबर 2। अब जरा नोटिस करो इन दोनों रिएक्शन, इन दोनों टर्म्स को अगर मैं डिवाइड करूं, देखते अगले पेज पे जगह है, हाँ बिल्कुल है भाई, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करने वाला हूं। तो इक्वेशन 2 को हम लोग न्यूमरेटर में रखेंगे, तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा R2 इज इक्वल टू में आ जाएगा K 4 स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई R1 K 2 स्क्वायर इंटू 1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, K से K कैंसल आउट हुआ, 4 स्क्वायर इज 16, ये आ गया 4, 1 अपॉन 1 तो 1 ही हो जाएगा, 4 से 16 कैंसल, ये आ गया आपका 4, R2 अपॉन R1, R2 कितना आया 4 R1 के बराबर आया। अब ये इंपॉर्टेंट बात है हमारे ऑब्जर्व करने वाली मेरे बच्चे, हमने देखो कंटेनर सेम रखा, रिएक्शन बिल्कुल सेम कंडीशन में कराई, सब कुछ सेम कराया, सिर्फ हमने ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, पहले 2 मोल पर लीटर था और बाद में 4 मोल पर लीटर कर दिया। सिर्फ ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर देने से हमें इन दोनों रेट में एक रिलेशन मिल रहा है
कि कॉन्सेंट्रेशन जब हमने ए का डबल करा है और डबल करने पे जो रेट आ रहा है R2, ये दरअसल में R1 का 4 टाइम्स आ रहा है। तो सुना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालॉजी है यहां पर। हम ये देख रहे थे मेरे बच्चे कि जो रेट एक्सप्रेशन है उसमें उसका फॉर्मूला आ रहा है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A की पावर 2 इंटू B। अब नोटिस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों ने क्वेश्चन में A के कॉन्सेंट्रेशन को डबल करा और हमने ऐसा पाया कि रेट ऐसा करने पर 4 टाइम्स हो गया। तो जरा सोचो, A को डबल करने पर रेट 4 टाइम्स क्यों हुआ होगा? क्या यह बात हमें इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी देखने को मिल रही है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। देखो, अगर मैं ध्यान से देखूं सिर्फ R और A के बीच में रिलेशन, तो मुझे यहां से कंक्लूजन मिलेगा रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपने फिजिक्स में भी बहुत सारी बार ऐसा कुछ करा होगा, जैसे आपने नहीं फिजिक्स में आपने करा होगा ये चीज कूलम्स लॉ में। कूलम्स लॉ में जो फोर्स होता है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब हम अगर डिस्टेंस को डबल करते हैं तो फोर्स 4 टाइम कम हो जाता है, पर यहां पर जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मैथमेटिकल मतलब क्या है? अगर तुम ए को डबल करोगे तो ए तो डबल हो जाएगा, लेकिन रेट उसके स्क्वायर से चेंज होगा। यानी तुमने ए को डबल करा तो रेट पे डबल के स्क्वायर का फर्क आएगा। डबल का स्क्वायर का मतलब क्या? 4 टाइम्स का फर्क आएगा। मान लो अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो रेट 9 टाइम्स हो जाएगा। अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन ए का 4 टाइम्स कर दिया तो उसके स्क्वायर से रेट चेंज होगा। रेट उसके स्क्वायर से चेंज होगा। ये बात हमें ये पावर्स बताती हैं। तो इन पावर्स का सिग्निफिकेंस क्या है? इन पावर्स का ये सिग्निफिकेंस है कि रिएक्टेंट टर्म्स के ऊपर रेट लॉ में जो भी पावर्स आएंगी वो हमें ये बताएंगी कि उस रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ाने या घटाने पर रेट पे कितना इफेक्ट आ रहा है। तो पावर अगर 2 है तो इसका मतलब है अमाउंट अगर डबल करोगे तो रेट स्क्वायर से चेंज होगा। मतलब जो भी आप अमाउंट में चेंज लाओगे उसके स्क्वायर के वैल्यू से रेट चेंज होगा। अब बी के ऊपर पावर 1 है, इसका मतलब क्या कि जैसे जैसे बी चेंज करोगे वैसे वैसे उसी प्रपोर्शन में आर चेंज होगा। बी के ऊपर पावर 1 है तो बी को डबल करोगे तो डबल की पावर 1 यानी 2 की पावर 1 1 ही, मतलब 2 की पावर 1 2 ही आएगा। तो अगर तुमने बी को डबल करा तो रेट भी डबल हो जाएगा, अगर तुमने बी को ट्रिपल करा तो रेट भी ट्रिपल हो जाएगा। और ये तो अभी तक की बात है जब हम अकेले ए या अकेले बी को स्विच कर रहे हैं। मान लो ए और बी दोनों को हम एक साथ स्विच कर दें तो भी आप ये कंक्लूजन बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो पहले तो एक बात करते हैं, ये करेंगे हम लोग ताकि हमारी बुद्धि चले। भाई बुद्धि चलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो एक बात बता दूं, अब तक क्योंकि आप लोग YouTube पे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये तो पता चल चुका होगा बड़े आराम से एक मेट्रिक कि जैसे कोई भी सर वीडियो डालते हैं, मैं वीडियो डालता हूं या कोई भी, तो आपको दिखता होगा उस वीडियो पे कितने सारे व्यूज हैं। मतलब 1000 एंड थाउजेंड्स, कई बार तो मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? इसका मतलब है कि मिलियंस एंड मिलियंस बच्चे उस वीडियो को देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका कंपटीशन उन मिलियंस एंड मिलियंस बच्चों के साथ है। मतलब 100K 200K व्यूज तो बड़े आराम से ऐसे चले जाते हैं अच्छे टीचरों के। इसका मतलब क्या है? वो सब मेरे बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बहुत तगड़े से, वो सब आपका कंपटीशन है। मतलब आप रियलाइज कर सकते हो इस मैट्रिक को, जरा अपने दिमाग में सोचो। 1 लाख लोग, पूरा स्टेडियम भर जाता है, क्रिकेट स्टेडियम 1 लाख लोगों से, ठीक है। तो ये तो मैं इन जनरल बता रहा हूं, सिर्फ वो बच्चे जो शायद हिंदी वाले वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी और जनता होगी जो इंग्लिश या अपनी रीजनल लैंग्वेज में देख रही होगी, अभी हम उनके तो क्वांटिफाई नहीं करते। तो जरा सोचो, बहुत सारे बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है और उनमें से वो सारे बच्चे जो वाकई में डिटर्मिनेशन शो कर रहे हैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अगर वो ऐसी ही गाइडेंस लेकर, ऐसी हेल्प लेकर लगातार ग्रो करते रहेंगे तो सोचो आप कितना पीछे रह जाओगे। आपके पास तो लाइव मैट्रिक है, देखकर आप बता सकते हो कि हाँ भाई बहुत ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। तो आपको भी अगर ग्रो करना है तो आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। और मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं कि टाइम वेस्ट करके आप ऐसा नहीं कर पाओगे। मतलब आपको अपनी कमियों को लगातार ढूंढते रहना पड़ेगा, आपको उन पे काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। उनको अगर बीट करना है तो उनसे ज्यादा आगे जाना पड़ेगा, उनसे ज्यादा एक्स्ट्रा हार्डवर्क डालना पड़ेगा। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, बहुत सारे टीचर आपको ये बता तो देते हैं कि यार आपको हार्डवर्क डालना है, मेहनत करनी है, पर मैं आपको बताऊं मेरे टीचर्स भी ना मुझे ऐसे ही गाइड करते थे, ठीक है। मतलब मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि मुझे भी जो मेंटर्स मिले बहुत ही फिनोमिनल मेंटर्स मिले।
तो उन्होंने भी मुझे को ऐसे गाइड करा कि मेरे को बताते हुए चलते थे कि क्योंकि मैं क्लास में ना काफी डिसेंट स्कोर करता था, काफी डिसेंट बच्चा था, लेकिन कुछ बच्चों से हमेशा पीछे रह जाता था अपने क्लास में कंपटीशन से। तो मेरे को हमेशा इंकरेज करते थे कि प्रभात, आपको उन बच्चों के अगर उनसे भी आगे निकलना है या एटलीस्ट उनके लेवल तक भी अगर जाना है तो आपको और ज्यादा हार्डवर्क डालना पड़ेगा। तो मैं ये तो समझ गया था कि मुझे को हार्डवर्क करना है, मतलब मेरे को और पढ़ाई करनी है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि पढ़ाई उस टाइम में समझ नहीं था करना क्या मेरे को। क्यों? क्योंकि मेरे टीचर जो मेरे को होमवर्क देते थे, जो मुझे स्कूल में होमवर्क मिलता था वो मैं रेगुलरली कंप्लीट करता था, जो मुझे कोचिंग से होमवर्क मिलता था वो मैं रेगुलरली कंप्लीट करता था, ठीक है, और सेल्फ स्टडी भी थोड़ी बहुत जो करनी होती है वो कर लेता था। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि एक्स्ट्रा हार्डवर्क मैं डालू कहां, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम है डिसेंट बच्चों के साथ। अगर आप बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो भाई अभी तो आपको यही सारे काम करने हैं भाई, रेगुलर होमवर्क करो, रेगुलर डीपीपीस कंप्लीट करो। लेकिन उसके बाद जब उस लेवल पे पहुंचोगे, जब ये रेगुलर करने लगोगे, फिर भी आपको अपने अंदर कमी दिखाई देगी, या हो सकता है नहीं दिख रही है, तभी आपको पता नहीं चल रहा कि करना क्या है। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि यार अब करना क्या है, मतलब मैं अब हार्डवर्क और कहां डालूं, क्योंकि ना मुझे कोई बता नहीं पा रहा था कि अभी मेरी कमी कहां है। फिर लेटर ऑन टाइम मुझे खुद आइडेंटिफाई हुआ कि मैं कहां पर और ज्यादा गड़बड़ करता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक्स करता था, सिली मिस्टेक्स करता था, जिससे बहुत सारे मेरे मार्क्स अचानक से कम हो जाते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूनिट कन्वर्जन मैं बहुत गड़बड़ करता था, और यूनिट कन्वर्जन करने की वजह से कई बार मेरे मेजर टेस्ट वगैरह में मार्क्स बड़े कम आते थे, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन वगैरह गलत करा है। फॉर्मूला कई बार गलत अप्लाई कर देता था, बिना यूनिट कन्वर्जन करे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, या कहीं पर फॉर्मूले में 2 आ रहा है मैंने लिखना ही भूल गया, कहीं पे स्क्वायर आ रहा है मैं लिखना ही भूल गया। तो फिर मैंने इनको आइडेंटिफाई करना शुरू करा कि यार अच्छा, मेरे से ये भी गड़बड़ होती है, मेरे से ये भी गड़बड़ होती है। तो मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में मेरे टीचर्स जब ये बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा हार्डवर्क डालना है, तो अब अगर आप डिसेंटली सारा काम कर रहे हो तो एक्स्ट्रा हार्डवर्क कहां डालना है, इन सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स को कवर करने में। मेरी एक बहुत तगड़ी मिस्टेक हुआ करती थी मेरे से कि क्योंकि ना मैं एक्चुअल में हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं काफी टाइम तक, तो जब मैं इंग्लिश में प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, अपने जेई एग्जाम के लिए, तो ना मुझे तो इंग्लिश ही अंडरस्टैंड करने में बड़ी दिक्कत होती थी, क्वेश्चन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाता था मैं। तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि इस पे भी काम करना है। तो ऐसे ही आप अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो और उस पर काम करना स्टार्ट करो। और एक बात बताऊं, आप अपनी इन जो आपने कमियां खुद भी फिल्टर करी हैं, चाहे अपने अंदर या अपने फ्रेंड्स के अंदर, उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। कमेंट सेक्शन में जितना ज्यादा डिस्कशन हम लोग करेंगे मेरे बच्चे, उतना धीरे धीरे हमारा इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरे 24 घंटे आप बैठ के यहीं पर यूट्यूब पर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, नहीं मेरे बच्चे। आप सेल्फ स्टडी में, सेल्फ प्रैक्टिस में जितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, अपनी इन कमियों पे काम करना जितना स्टार्ट करोगे, उतना बेटर ग्रो करेंगे हम सब, ठीक है। तो आई होप मेरी ये बात आप लोगों को पकड़ में आई है। फिलहाल आगे चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया कि इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो पावर आ रही है उनका सिग्निफिकेंस क्या है। ये पावर हमें ये बताएंगे कि उस रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। अब देखो, इसे ना एक क्वेश्चन से और देख लेते हैं, अभी इस क्वेश्चन पे आएंगे, पहले एक आइडिया और समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन मैंने आपको दे दी, एक ऐसे ही जनरल मैंने बोल दी, कंसिडर अ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आपको आर दे रखा है, के टाइम्स ए की पावर 2 और बी की पावर 0, ठीक है। ये आया किसी तरह से एक्सपेरिमेंट वगैरह की हेल्प से हमने निकाला है, और ये हमारे पास किसी रिएक्शन के रेट का एक्सप्रेशन आ गया है। अब यहां पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। पहला, हमें ये फाइंड करना है, what will be the change in rate if concentration of B is tripled। अगर हम B के कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब जिस भी कंडीशन में हम करा रहे हैं उसमें ट्रिपल कर दें, तो रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो आप क्या देखोगे, आप इसको सॉल्व कुछ ऐसे करोगे, आप ये पकड़ोगे कि भाई जो रेट है R, बी की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बी की पावर 0 का मतलब क्या है, ये वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कांस्टेंट 1 हो गया ना, यानी रेट बी के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। और रेट अगर बी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो तुम बी को डबल करो, ट्रिपल करो, क्वाड्रपल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेट क्योंकि बी की पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट मींस रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब अगर रेट बी के कॉन्सेंट्रेशन पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है तुम बी को ट्रिपल करो, ट्रिपल करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला रेट पर भाई। इट मींस रेट डज नॉट चेंज
ऑन ट्रिपलिंग बी, बी का कॉन्सेंट्रेशन ट्रिपल करने पे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो मैं सेकंड पार्ट लेता हूं, सेकंड पार्ट में मेरी जनता, मैं मान लो रेट पे इफेक्ट पूछ रहा हूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अगर हम ए का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दें तो ये कैसे करोगे? फिर से पहली बात, हम लोग ये देख सकते हैं मेरे बच्चे, जो रेट है वो k इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 0 के डायग्राम में मतलब इक्वल है। इसका मतलब है रेट r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर के। यानी हम a में जो भी चेंज करेंगे रेट इसके स्क्वायर से चेंज होगा। अब a को अगर डबल कर रहे हैं तो उसका स्क्वायर से रेट चेंज होगा। तो a को अगर हम डबल करेंगे तो रेट डबल का भी स्क्वायर से चेंज होगा, तो मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? 4 टाइम्स हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि हमें ए और बी दोनों को चेंज करना पड़ जाए, मतलब मोर देन वन रिएक्टेंट है और हम दोनों को चेंज कर रहे हैं। तो फिर से एक और ये चीज समझने के लिए एक और काम करते हैं, एक और रिएक्शन लेते हैं। कंसिडर अ रिएक्शन, कंसिडर अ रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप रेट ऑफ रिएक्शन है कंसिडर कर लो। और मेरी प्यारी जनता, ये रेट ऑफ रिएक्शन आपको कुछ ऐसा दिया है, के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, what will be the effect on rate if A becomes 4 times and B is doubled altogether। मतलब हम A को 4 टाइम कर दे रहे हैं और बी को डबल कर दे रहे हैं, तो हम कंक्लूजन कैसे निकालेंगे? सुनना, देख रहा, आइडिया क्या है मेरे बच्चे? आइडिया ये है कि जो रेट है वो के टाइम्स ए इंटू बी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, मतलब वैल्यू के बराबर आए। हमने ये ऐसे हमें गिवन है, तो हम इसी इंफॉर्मेशन के साथ काम करें। और हमें क्या दिखाई दे रहा है? अगर हम कांस्टेंट हटा दें तो रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और बी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा जरा सुनना, हम मेरे बच्चे बी को डबल कर रहे हैं। अब अगर हम बी को डबल कर रहे हैं और बी के कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर रेट को गवर्न कर रहा है, तो रेट क्वाड्रपल हो जाएगा, क्योंकि बी को डबल करा तो उसके स्क्वायर से रेट चेंज होगा ना। तो मतलब रेट बी के डबल करने की वजह से क्या हो जाएगा? 4 टाइम्स। और ए को भी हमने क्या करा है? 4 टाइम्स। तो अब देखो रेट जो है वो अगर मैं अलग से करूं तो मैं यहां पे देख सकता हूं, जो रेट है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ए के ऊपर पावर 1 है ना, तो अगर मैं ए को 4 टाइम करूंगा तो रेट भी 4 टाइम की पावर 1 के बराबर आएगा, यानी 4 टाइम्स ही तो आएगा। यानी ए को क्वाड्रपल करने पर भी रेट क्या होगा? 4 टाइम्स। यानी दोनों से 4 टाइम्स आएगा। 4 टाइम्स का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना है, तो 4 टाइम्स इंटू 4 टाइम्स कितना हो जाएगा? 16 टाइम्स। तो यानी कलेक्टिव आंसर हमारा कितना आएगा? 16 टाइम्स। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया कि अगर मैं इस सिचुएशन में ए को 4 टाइम कर दूं, बी को डबल कर दूं, तो बी को डबल करने से उसके स्क्वायर के अकॉर्डिंग रेट चेंज होगा 4 टाइम्स, और ए ऑलरेडी 4 टाइम कर रहे हैं, तो कलेक्टिव कितना हो गया? 16 टाइम्स हो गया। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। मान लो सेम क्वेश्चन में मैं ये बोल दूं ऐसा कि इन प्रीवियस क्वेश्चन इफ A becomes half and B becomes triple, then what is effect on the rate? रेट पे क्या इफेक्ट आएगा? अब ए को हम हाफ कर रहे हैं और बी को ट्रिपल कर दे रहे हैं, तो सुनना भाई, रेट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। देखो तो सुनना, अगर हम ए को हाफ करेंगे तो रेट भी तो हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? एक चीज को बढ़ाओगे दूसरी चीज बढ़ेगी, एक चीज को घटाओगे दूसरी चीज घटेगी।
और अगर पावर 1 है तो अगर आपने a को हाफ करा तो रेट भी हाफ हो जाएगा। सिमिलरली मेरे बच्चे अगर b के ऊपर बात करें तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b स्क्वायर के। अब b को अगर मेरे बच्चे आप ट्रिपल कर रहे हो तो रेट ट्रिपल का स्क्वायर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी ये आ जाएगा ट्रिपल का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। अब दोनों को कलेक्टिवली लेना है तो एक से इफेक्ट 9 टाइम्स हो रहा है और एक से इफेक्ट हाफ हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इफेक्टिव रेट क्या आएगा 9/2। 9 टाइम्स हुआ बी को ट्रिपल करने पर और हाफ हुआ ए को हाफ करने पर, तो इफेक्टिव रेट 9/2 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर एक रेट ऑफ रिएक्शन में मल्टीपल रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, उनके ऊपर अलग अलग पावर्स हैं, तो उनके कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करने पर रेट पे क्या इफेक्ट आने वाला है, ये आपको मेरे बच्चे बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये चीज पकड़ में आई है। और अगर आपको ये चीज पहले नहीं आती थी और अब आपको अच्छे से पकड़ में आई है तो यार वीडियो को जरूर अभी लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आप तक ये नोटिफिकेशंस इस तरह के वीडियो वाले पहुंचने लगे। देखो मेरी हैबिट ये होती है कि मैंने ना एक्चुअल में मैं भी बड़ा ही एवरेज टाइप का स्टूडेंट था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, तो मैं कई बार ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ कि मेरी प्रॉब्लम्स क्या थी और उन्हीं के थ्रू मैं आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके। और इसको और ज्यादा इंप्रोवाइज करने के लिए आप चाहें तो कंट्रीब्यूशन और कर सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में कहां पर दिक्कत आ रही थी। तो अगर मैं आइडेंटिफाई कर पाया कि हाँ यार ये भी तो एज ए स्टूडेंट हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आने वाले टाइम्स में जब इनके सेकेंडरी वीडियोज आएंगे, बाद में और वीडियोज आएंगे, ठीक है, तो उनको और ज्यादा इनहांस करके हम दे सकते हैं ताकि आपके वो डाउट्स और ज्यादा आसानी से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो आई एम प्रीटी मच श्योर यहां पर आप सब लोग अब हार्डवर्क करना स्टार्ट कर देंगे। अब आगे बात करते हैं रेट लॉ। एक्चुअल में हमें अभी समझना है निकाला कैसे जाता है। अभी तक तो हम लोग बार बार अज्यूम कर ले रहे थे इतना है इतना है। तो आपको एक बात बता दूं, रेट लॉ जब भी हम निकालते हैं तो इन्हें हमेशा निकाला जाता है एक्सपेरिमेंट्स के डेटा के बेसिस पर। अब वो कैसे निकालते हैं, इसे निकालने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं इस एक्सपेरिमेंटल डेटा की हेल्प से। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको बार बार एक्सपेरिमेंट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इनको करने के भी सेट प्रोसीजर्स होते हैं, काफी टाइम लगता है। तो हमें ये डेटा ऑलरेडी एनसीईआरटी या बुक्स में दिया होता है। हम इस डेटा का इस्तेमाल करके रेट लॉ ड्राइव करने की कोशिश करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। बाकी आई एम प्रीटी मच श्योर जब आप केमिकल इंजीनियरिंग में जाओगे या केमिकल की फील्ड में जाओगे तो आपको आपकी लैब प्रैक्टिस में ये करने को मौका मिलेगा। क्योंकि मैं खुद एक केमिकल इंजीनियर हूं तो मैंने भी अपनी लैब में कई बार अलग अलग रिएक्शंस के रेट को निकाला है और ये एक्सपेरिमेंटल डेटा मैं खुद निकालता था रिएक्शंस कर करके, उनका अलग अलग तरीकों से टेस्टिंग कर करके। तो अब देखो यहां पर आपको एक आइडिया दिया हुआ है कि एक रिएक्शन है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके NO2 बना रहा है। अब हमें इस रिएक्शन के अलग अलग 4 बार हमने एक्सपेरिमेंट करे और NO और O2 के अलग अलग अमाउंट पर रेट क्या आ रहा है ये हमने देख लिया। ठीक है, तो आपको मेरे बच्चे यहां पर दिया हुआ है NO का, अगर हम लोग NO का अमाउंट अगर हम लोग ले रहे हैं 0.30 और O2 का अमाउंट ले रहे हैं 0.30, तो रेट जो आ रहा है NO2 के फॉर्मेशन का वो आ रहा है 0.096। फिर हमने NO को देखो डबल कर दिया, 0.30 से डबल कर दिया, लेकिन O2 को चेंज नहीं करा। तो O2 को बिना सिर्फ NO को डबल करा है और NO को डबल अगर करा है सिर्फ, तो यानी रेट जो होगा वो सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, NO के अमाउंट। NO को डबल करने पे रेट में देखो फर्क क्या आया, वो 0.96 से हो गया 0.384। तो मोटा माटी तौर पे अगर मान के चलो 4 टाइम्स हो गया ना भाई। 90 का 4 गुना होता है 360, तो 96 का 4 गुना क्या हो जाएगा 384 यानी 384। तो मोटा माटी तौर पे 4 टाइम्स हो गया, अच्छी बात है। फिर देखो डेटा में आपको दिया है NO का कॉन्सेंट्रेशन, अब हमने फर्स्ट और थर्ड डेटा में कांस्टेंट रखा है और O2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया है। और O2 का कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पर हम रेट देख रहे हैं कि लगभग लगभग डबल हो गया है। 96 का डबल क्या होता है 0.192 और यहां पर दोनों अमाउंट क्या है हम लोगों ने डबल कर दिए। तो दोनों अमाउंट जब डबल करे तो 0.96 का लगभग लगभग ये मोटा माटी तौर पे 8 टाइम्स आ गया भाई। 96 8 क्या होता है 720, तो यहां तो 96 है तो 96 8 लगभग लगभग आ जाएगा 768, यानी हमारा रेट आ गया 8 टाइम्स। तो अभी हमने जो एक्टिविटी करी थी उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेट क्या आने वाला है। आई एम प्रीटी मच श्योर आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसको समझने में मेरे किसी भी बच्चे को, किसी भी जनता को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसे करके देखें कैसे करना है अपने को। अब ये एक्सपेरिमेंटल डेटा में गिवन है, इससे रेट लॉ कैसे बनाएंगे। तो इससे रेट लॉ बनाने का एक तरीका होता है और ये आपको आपके सब्जेक्टिव एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
हालांकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ ट्रिक्स काम कर जाती हैं, कुछ पैटर्न्स काम कर जाते हैं, तो आपका टाइम बहुत बचता है, लेकिन सब्जेक्टिव एग्जाम में प्रॉपर अगर आपको रेट लॉ निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि इस रिएक्शन का रेट A टाइम्स, दो रिएक्टेंट है, एक NO, तो मान लेते हैं इसके ऊपर पावर आएगी X, और दूसरा रिएक्टेंट है O2, मान लेते हैं इसके कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर आएगी Y। तो ये हमारा रिएक्शन का रेट लॉ है। अब अगर ये रिएक्शन का रेट लॉ है तो ये मेरे बच्चे इन चारों इक्वेशन के डेटा को या चारों एक्सपेरिमेंटल डेटा को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहां पर चारों एक्सपेरिमेंट डेटा से सारी वैल्यूज रख देता हूं। तो अगर मैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 डेटा पुट करूं तो R की वैल्यू, यानी रिएक्शन का रेट कितना है 0.096 मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मैं यहां पर रेट की जगह ले लूंगा 0.096। के मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं। NO का कॉन्सेंट्रेशन मेरे को गिवन है 0.30 और O2 का भी 0.30, तो NO की जगह डाल दूंगा मैं 0.30, क्योंकि भाई अगर रिएक्शन का रेट ये है तो रिएक्शन का ये डेटा रेट के डेटा को सेटिस्फाई तो करेगा ना। अगर भाई इसी एक्सपेरिमेंटल डेटा से रेट बना है तो हर एक्सपेरिमेंटल डेटा रेट को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो हम वही सेटिस्फेक्शन करा दे रहे हैं यहां पर। अब O2 का भी अमाउंट दे रखा है 0.30, इसके ऊपर पावर हो गई भाई, लेट्स से दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एक्सपेरिमेंटल डेटा 2 से अपना डेटा बनाएंगे। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा 2 से अगर मैं काम करूं तो मुझे नोटिस करो NO का रेट मिल जाएगा 0.6 और O2 का मिल जाएगा 0.30, और रेट जो आ रहा है वो 0.384 आ रहा है। तो रेट को अपन ले लिया 0.384, के की जगह के रहेगा, NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, पावर x रहेगी। अच्छा, कई बच्चे क्या करते हैं यहां पर डबल करते तो पावर भी 2x कर देते। अरे ऐसा क्यों करना भाई, आप NO का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हो ना, तो उसको आपने डबल करके लिख दिया, पावर में कोई फर्क थोड़ी आया है। अच्छा, O अभी भी कितना है 0.30। अब देखो वैसे तो यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंटल से जो डेटा आ रहे हैं उनको पहले लिख लेते हैं, लेकिन अभी हम एक काम कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि यार ये जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म है ये इक्वेशन 1 और 2 में ना सेम हो रहा है। तो इसी मोमेंट पर अगर मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं तो देखो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कोई नंबर आएगा और ये पावर x में आ जाएगी, तो x की वैल्यू आ सकती है। और देखो अगर हमें रेट लॉ बनाना है मेरे बच्चे, अगर हमें रेट लॉ बनाना है तो हमें बेसिकली में 3 वैल्यू चाहिए, एक x, एक y और एक k। तो x निकालने का नौबत आ चुकी है। तो हम एक काम करेंगे, आगे जाने से पहले x कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग मेरे बच्चे इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे रहे हैं इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 2 का डेटा पहले लिख दो, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.384 इज इक्वल टू k टाइम्स NO का कॉन्सेंट्रेशन है 0.60 की पावर x और O2 का है 0.30 की पावर y। कई बच्चे यहीं पर दिमाग अपना बंद कर देते कि इसको लगाना है, ये लगा डालो फटाफट। ऐसे ही अब इसके डिवाइड में आप क्या ले लो मेरी जनता, आप एक्सपेरिमेंटल 1 का डेटा ले लो, तो ये हो गया 0.096 डिवाइडेड बाय k। NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 की पावर x और O2 का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 की पावर y, ये रख दो। तो 0.30 टू दी पावर x और ये हो गया 0.30 टू दी पावर y मेरे बच्चे। अब देखो डेसिमल के बाद 3 प्लेस यहां पर भी, डेसिमल के बाद 3 प्लेस यहां पर भी, तो डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। 96 का 4 टाइम्स क्या हो गया 384, k से k कैंसिल, ये पूरी वैल्यू कैंसिल। अब देखो पावर अगर सेम है ना तो हम इन दोनों नंबर को एक ही ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं। कैसे? अरे मैथ एक रूल बोलती है ना कि a के ऊपर अगर मान लो a अपॉन b के ऊपर पावर m होती है, सुनना मेरे बात, हमने मैथ पढ़ी है ना, a अपॉन b के ऊपर पावर अगर m है तो उसे ऐसे लिख सकते हो a की पावर m अपॉन b की पावर m। तो अगर मेरे बच्चे यहां से यहां जा सकते हो तो उल्टा भी जा सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें आपस में बराबर है ना। तो अगर यहां से यहां जाओगे तो आप उल्टा भी आ जाओ, वही कर दिया हमने, हम यहां से उल्टा आ गए। हमें ये दोनों अलग अलग डिवाइड में दे रखे थे लेकिन पावर सेम थी, जैसे यहां पर तो हमने एक ही डिवीजन के अंदर पावर बराबर कर दी। डेसिमल के बाद 2 प्लेस यहां पर भी, डेसिमल के बाद 2 प्लेस यहां पर भी, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया। 30 से 60 कैंसिल करा तो 2 आ गया, तो 4 की वैल्यू आ रही है 2 की पावर x। अब जरा सोचो 2 के ऊपर पावर कितनी करने पर 4 आएगा। ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रही है, ये क्वेश्चन हमसे बोल रही है कि भाई तुम x एक ऐसा नंबर सोचो जिसे अगर 2 के ऊपर पावर के फॉर्म में लाओ तो 4 आ जाएगा। तो ऐसा कब हो सकता, जब x की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो ये मेरे बच्चे हम लोग मान ले रहे हैं, एक काम करते हैं, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, ये मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो हमें मेरे बच्चे ये मिल गया कि x की वैल्यू क्या आ रही है। सिमिलरली हम y निकाल सकते हैं। y निकालने के लिए क्या करेंगे, अगले किसी एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करेंगे।
जैसे थर्ड एक्सपेरिमेंट का डेटा अगर हम लोग पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, यहां पे अभी जगह नहीं है तो यहां पे कर लेता हूं मैं व्हाइट स्क्रीन पर। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट डेटा 3, ठीक है। अगर मैं एक्सपेरिमेंट, अच्छा एक काम करता हूं यार, अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो एक समस्या हो जाएगी आपके पास। चलो एक्सपेरिमेंटल डेटा 3 से अगर हम लोग काम करें तो एक्सपेरिमेंटल डेटा 3 से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, रेट हमें कितना दे रखा है 0.192, तो रेट इज इक्वल टू के इंटू एनओ की पावर एक्स है और O2 की पावर वाई है, तो ये हो गया 0.192 के। एनओ का कॉन्सेंट्रेशन हमें कितना गिवन है 0.30, तो यहां पे हमने लिख दिया 0.30 की पावर एक्स, और O2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.60, तो O2 की जगह लिख दिया 0.60 की पावर वाई। लेट्स से दिस इक्वेशन नंबर 3। अब देखो अपने पास ना इक्वेशन 1 में ऑलरेडी NO का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 उसकी पावर x है, और यहां पर भी वही चीज है, तो अगर मैं 1 और 3 को अभी डिवाइड कर दूं तो ये टर्म कैंसिल आउट हो सकता है। तो जैसे ही मुझे ये चीज दिखाई दी मैंने अपनी तुरंत बुद्धि लगाई और ऐसा कर दिया कि इक्वेशन 3 को मैं डिवाइड कर दे रहा हूं इक्वेशन 2 से, और अगर मेरे बच्चे मैंने ऐसा करा तो इक्वेशन 3 में आ गया 0.192, डिवाइड में आ जाएगा यहां पर 0.96। अब तक तो मेरे को डेटा याद हो गया है। यहां पर इक्वेशन 3 का डेटा है, इक्वेशन 1 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, 0.30 की पावर x, ये आ जाएगा 0.60 की पावर y डिवाइडेड बाई k, यहां पर है 0.30 की पावर x, और इक्वेशन 1 में O2 भी 0.30 की पावर 30 है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल। 96 का डबल होता है 192, तो यहां पे आ गया 2। यहां पर फिर से पावर सेम है और दोनों अलग अलग नंबर डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इन्हें एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हो और पावर लिख सकते हो y। फिर डेसिमल से डेसिमल हट गए क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों जगह 2 प्लेसेस हैं, 30 से 60 कैंसिल आउट करा 2 आया, तो 2 इज इक्वल टू आ गया 2 के ऊपर पावर y। तो अब ये क्वेश्चन क्या बोल रही है कि 2 के ऊपर क्या पावर करे कि 2 आ जाए, अरे तो भाई ऑब्वियसली आंसर होगा 1। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो y की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अगर हमें x और y मिल गए मेरे बच्चे, अगर हमें x और y मिल चुके हैं तो यहां पर थोड़ी सी जगह बनाते हैं। Since x is equal to 2 and y is equal to 1, put this in equation A, तो आपको रेट का फॉर्मूला क्या मिलेगा k टाइम्स NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। 1 लिखना हो तो लिखो वरना मत लिखो, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर अभी एक चीज और बच गई, k निकालना। हाउ डू वी कैलकुलेट k, k कैसे निकाले, तो k को निकालना मेरी जनता बहुत आसान है। दरअसल में देखो अब हमें एक्चुअल में रेट का तो पूरा फॉर्मूला मिल चुका है ये, अब इस फॉर्मूले में सिर्फ के निकालना बचा है। तो थोड़ा सोचो रेट का ये जो फॉर्मूला है ये दरअसल में एक्सपेरिमेंट का जो डेटा नंबर 1 है ये भी फॉलो करेगा, डेटा नंबर 2 भी फॉलो करेगा, 3 भी फॉलो करेगा, 4 भी, क्योंकि इन्हीं डेटा से रेट निकाला है तो ये डेटा रेट जरूर फॉलो करेंगे। तो अगर आप NO का कॉन्सेंट्रेशन, O2 का कॉन्सेंट्रेशन और रेट को फर्स्ट डेटा से रख दो यहां पर, तो आपको NO का कॉन्सेंट्रेशन पता है, O2 का पता है, अब तो पावर भी पता है और रेट भी पता है, तो K की वैल्यू निकल आएगी। तो K आ जाएगा आपका स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट, जो भी आप निकालना चाहते हो वो निकल आएगा। तो इस तरह से पूरा हम लोग वर्किंग करके इस तरह से हम लोग किसी भी रिएक्शन के एक्सपेरिमेंटल डेटा से रेट को निकालते हैं। तो आई एम प्रीटी मच श्योर मेरे को आप लोगों को ये आइडिया, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पकड़ में आ रहा होगा। हाँ, एक जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा कि नोटिस करने वाली चीज क्या है, देखो यहां पर NO का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, O2 का स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, और रेट में भी NO के ऊपर पावर 2 आ रही है, O2 के ऊपर पावर 1 आ रही है। यानी दरअसल में जो स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में आ रहे हैं एक्सपेरिमेंट की हेल्प से भी। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ही स्टेप में हो चुकी होगी, पर हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। देखो जैसे यहां पर अब देखो ये जो डेटा मैं आपके सामने ला रहा हूं मेरे बच्चे, ये एनसीईआरटी से उठाया है, और अगर एनसीईआरटी से उठाया इसका मतलब क्या, तो अब तक आप ये बात समझ गए होंगे एनसीईआरटी से अगर कोई डाटा उठाया है तो वो आपसे डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरी जनता इस डेटा को ध्यान रखो, क्या बोल रहा है डेटा, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन Cl2 से यानी क्लोरीन से आपने कराई, वही फोटोसिंथेसिस, ठीक है, सॉरी फोटोसिंथेसिस कह रहा हूं, जो हम लोगों ने क्या नाम है क्लोरीनेशन पढ़ा होता है, फोटोक्लोरीनेशन, तो यहां पर क्लोरीनेशन होगा और CCl4 और HCl बन जाएगा। अब इस रिएक्शन का जब रेट निकाला जाता है
तो जो रेट है वो CH की पावर 1 पर Cl2 की पावर 1/2 पे डिपेंड करता है। नोटिस करो Cl2 का जो हमारी बैलेंस केमिकल रिएक्शन है उसमें स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, पर यहां पर Cl2 के ऊपर पावर 1/2 आ रही है। तो यहां पर नोटिस करने वाली बात यह है कि रिएक्टेंट के स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेट के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पावर में नहीं आ रहे। यही चीज नीचे है, हमें एक हाइड्रोलिसिस दे रखा है एस्टर का। ये एस्टर एक कंपाउंड है, वाटर से रिएक्शन कराओगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वाटर के साथ रिएक्शन करके जब उसका आप उसको तोड़ते हो तो उसे बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पर एसिड और अल्कोहल बनता है। तो देखो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करके एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हमने बना दिया। अब इस रिएक्शन का जब रेट निकाला जाता है तो ये रिएक्शन का रेट सिर्फ जो हमारा एस्टर है उसकी पावर 1 पे डिपेंड कर रहा है, वाटर की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये वाटर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा मेरे बच्चे। रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व जरूर है बिल्कुल, लेकिन रिएक्शन के रेट को बढ़ाने या घटाने पर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर नोटिस करने वाली बात है कि हमारे रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट के ऊपर जो पावर के टर्म्स आ रहे हैं रेट एक्सप्रेशन में, वो स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट के डायरेक्टली बराबर नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब है ये नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है मेरे बच्चे। और एक बात यहां पर बताना चाहूंगा, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये वाली, इससे एक स्पेशल रिएक्शन बोला जाता है, इसे बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इसे बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट तो दो इन्वॉल्व हो रहे हैं, एस्टर और वाटर, लेकिन वाटर इसके रेट पर कोई इफेक्ट डालेगा ही नहीं। तो रिएक्टेंट दो हैं पर रिएक्शन बिहेव ऐसे करेगी कि वो सिर्फ डिपेंड करती है एस्टर के अमाउंट पर। एस्टर को डबल करोगे तो रेट डबल हो जाएगा, एस्टर को हाफ करोगे तो रेट हाफ हो जाएगा, एस्टर को 4 गुना करोगे तो रेट 4 गुना हो जाएगा। ऐसा क्यों? ठीक है, तो भाई अगर ऐसा हो रहा है, पहली बात तो ये रिएक्शन हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पर रिएक्शन में इन्वॉल्व कितने सब्सटेंस है? 2। तो इसीलिए इसे बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्यों बोल रहे हैं एक बात बताता हूं। दरअसल में रिएक्शन जब कराई जाती है तो वाटर को एज कंपेयर टू एस्टर बहुत ज्यादा लिया जाता है, तभी इनकी यील्ड अच्छी खासी बनती है। अगर वाटर को कम लोगे तो ये दोनों प्रोडक्ट भी कम बनते हैं। तो वाटर को यूजली एस्टर से बहुत ज्यादा लिया जाता है। जैसे अगर मान लो एस्टर को आपने 1 मोल लिया है तो वाटर हो सकता है 20 मोल लेना पड़े। अब जरा सुनना, अगर आपने एस्टर को 1 मोल लिया और वाटर को 20 मोल, और मान लो उस 1 मोल एस्टर में से 0.5 मोल एस्टर रिएक्शन कर रहा है, आपने एस्टर लिया 1 मोल और आपने वाटर लिया 20 मोल। पहली बात तो वाटर को इतना ज्यादा क्यों लेना पड़ रहा है? रीजन क्या है? बिना वाटर के इस रिएक्शन में प्रोडक्ट की यील्ड बड़ी कम बनती है, तो प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए वाटर बहुत ज्यादा लेते हैं हम। तो आपने प्रोडक्ट को ज्यादा लिया और इसमें से मान लो 1 में से 0.5 मोल एस्टर रिएक्ट कर गया, तो अब वाटर कितना रिएक्ट करेगा? अरे वाटर तो स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग ही करेगा, भले चाहे आप वाटर को ले कितना भी लो, वो रिएक्शन तो स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग ही करने वाला है। अब ये बात कई सारी जनता के दिमाग में मुश्किल से बैठती है। क्यों? क्योंकि भाई हमने स्टैकोमेट्री तो पढ़ी ही नहीं, 11 में तो अपना टाइम वेस्ट करा है, लपंडरबाजी ही काटी है पूरी। ठीक है, तो मेरे बच्चे फिर से मैं बता दूं आपको, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे यहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा स्टैकोमेट्री का। ठीक है, अगर आप वाकई में अपनी स्टडीज को लेकर सीरियस हो तो मेरी जनता एक बार जाकर स्टैकोमेट्री वाले कॉन्सेप्ट जरूर रिवाइज करना, ताकि आपको ये सारी चीजें फ्रेशन अप हो कि केमिकल रिएक्शन में आप रिएक्टेंट को तो जितना जितना चाहो लेना चाहो ले लो, लेकिन जब भी रिएक्शन करने पर वो उतारू होंगे, जब रिएक्शन करने बैठेंगे तो हमेशा अपनी स्टैकोमेट्री के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो अगर हमने 0.5 मोल एस्टर रिएक्ट करा दिया तो वाटर भी 0.5 मोल ही रिएक्ट करेगा। अब 20 में से 0.5 मोल अगर वाटर रिएक्ट करेगा तो बच कितना जाएगा? बच जाएगा 19.5 मोल। तो जरा नोटिस करो, ऑलमोस्ट हमें ऐसा लगेगा रिएक्शन करने के दौरान कि वाटर के अमाउंट में कोई चेंज आया ही नहीं है। भाई 1 मोल से आधा मोल हो जाना लगभग 50% की कमी हो गई, पर 20 से 90.5 होना मतलब लगभग 2% 5% की कमी है भाई। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया यहां पर H2O के अमाउंट में। तो अगर H2O के अमाउंट में कोई ज्यादा डिफरेंस ही नहीं आया तो हमें ऐसा लगेगा H2O पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, H2O को चेंज करने पर रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसीलिए H2O के ऊपर जो पावर ली जाती है वो 0 ली जाती है, क्योंकि H2O दरअसल में बहुत ज्यादा अमाउंट में लेना होता है। तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन ऐसा लगेगा चेंज ही नहीं हुआ। अगर मान लो ये रिएक्शन पूरी भी हो गई तो ये पूरा 1 मोल से 0 हो जाएगा, पर ये 20 से 19 ही होगा। अब 20 से कोई चीज 19 होना, इसका मतलब क्या है? चेंज बड़ा कम आया है। तो इसका मतलब है रिएक्शन पे जो भी रेट आएगा वो मेजरली किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ
हमारे इस एस्टर पर, और क्योंकि एस्टर पर ही मेजरली वो डिपेंड कर रहा है, इसीलिए इस रिएक्शन को बोल रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि रिएक्शन के रेट में पार्टिसिपेट वाटर को भी करना चाहिए था, पर बहुत ज्यादा अमाउंट होने की वजह से ऑलमोस्ट उसकी पूरी रिएक्शन होने के बावजूद भी अमाउंट में चेंज नेग्लिजिबल है। और अमाउंट में अगर चेंज नेग्लिजिबल है तो रेट हमें लगेगा ऐसे चेंज ही नहीं हुआ। अरे यार, अगर अमाउंट ही चेंज नहीं देख पाओगे तो रेट में चेंज कहां से देखोगे? तो मतलब अगर रेट में कोई चेंज हो रहा होगा तो वो डिपेंड किस पे कर रहा होगा? एस्टर पे। तो इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप ये बात आप लोगों को बड़ा डिटेल में समझ में आई है। ठीक है, अच्छा आसान भाषा में अगर मैं बताना चाहूं, मतलब अगर आपको याद रखनी है, रट्टा मारना वाला चीज है, तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में एक सब्सटेंस हमेशा दूसरे सब्सटेंस से बहुत ज्यादा होता है, और जो सब्सटेंस ज्यादा होगा रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ कम वाले पे करेगा, और यूजुअली पावर 1 ही आती है, इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जब कभी भी किसी भी रिएक्टेंट के ऊपर पावर 1 होती है तो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट के टर्म में आप जो ऑर्डर बोलते हो वो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हो, और इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा आभास करा रहा है तो इसे आप बोलते हो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स अभी तक हम लोगों ने इतना डिटेल में पढ़े हैं उनको यहां पे समराइज कर दिया गया आपके लिए, ताकि आप इन्हें अपने दिमाग में बैठा पाओ। फिर से एक बार आपको बता देता हूं, रेट लॉ किसी भी रिएक्शन के लिए हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन को देखकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसे एक्सपेरिमेंटली ही निकालना पड़ता है। और एक्सपेरिमेंटली निकालने के दौरान कई बार ऐसा होगा कि अगर हम एलिमेंट्री रिएक्शन के साथ डील कर रहे होंगे जिसमें रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती है, जो पावर्स आएंगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में रेट एक्सप्रेशन में वही स्टैकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही होता है। तो ये सारी बातें मैंने आपके लिए समराइज कर दी हैं। आगे एक चीज के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज होती है? जैसे यहां पर एक वर्ड आ गया ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, तो ये ऑर्डर एक नया वर्ड है आपके सामने, इसको और अंडरस्टैंड करते हैं, ये ऑर्डर क्या होता है। तो दरअसल में रेट एक्सप्रेशन के अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जो भी पावर्स आती हैं उनका सम बोला जाता है ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप कंसिडर करो एक रेट एक्सप्रेशन k इंटू ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 1, तो मेरी जनता आप ये बोलोगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। अगर मैं इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछूं तो देखो, ए के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर क्या है 2, और बी के कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर क्या है 1, तो 2 और 1 को ऐड करो तो रिजल्ट कितना आएगा 3 आएगा। तो हम लोग बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया 3, मतलब रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट टर्म्स के ऊपर जो भी पावर्स हैं उनका सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोला जाएगा। अच्छा, ये पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। अगर आप ऑर्डर सिर्फ ए के रिस्पेक्ट में बताना चाहते हो तो क्या आएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए, सिर्फ ए के टर्म्स में, या विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर आपको बताना है तो सिर्फ आपको ए के ऊपर पावर बतानी है तो वो हो जाएगा 2। ऐसे अगर आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी जनता आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बड़े आराम से एक्सप्लेन करते हुए चल सकते हो। वो आप कैसे देखोगे? अगर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है तो आप क्या करोगे, जितने भी टर्म्स के ऊपर पावर है उनको सम कर दोगे, और अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के टर्म में निकालना चाहते हो तो उसके ऊपर जो पावर है उसको देख लो। और हम इन ऑर्डर को देखकर रिएक्शन को 3 अलग कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऐसी रिएक्शन जिसका ओवरऑल ऑर्डर 0 है, यानी उसके ऊपर जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है उनकी पावर को अगर सम करोगे तो 0 आ जाएगा। फिर होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनका ऑर्डर 1 होता है। फिर होती है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनका ऑर्डर 2 होता है। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं कि अगर हम लोग बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन की तो उससे आप कैसे लिखोगे? रेट आ जाएगा k इंटू जो भी रिएक्टेंट है उसके ऊपर पावर हो जाएगी 0। अगर मेरे बच्चे अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो आ जाएगा k टाइम्स जो भी रिएक्टेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके ऊपर पावर 1। और अगर मान लो मेरे बच्चे अपने पास सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका रेट आ जाएगा k इंटू रिएक्टेंट की पावर 2। तो इस तरह से आप अलग अलग ऑर्डर रिएक्शन के रेट्स को निकाल सकते हो। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल गया तो इसकी हेल्प से हम लोग रेट कांस्टेंट जो के होता है, जिसे हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसकी यूनिट को भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कितना आने वाला है ये हम सबको देखना है। तो देखना, सुनना, हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, लेट ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज n। रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मैं R का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा, K इंटू जो भी रिएक्टेंट है उसके कॉन्सेंट्रेशन की पावर n, क्योंकि ऑर्डर n है तो मैंने ये ऑर्डर n एक ही रिएक्टेंट के ऊपर दे दिया। ऐसे इसलिए दिया है, तो भाई एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, पर मैंने ऐसे इसलिए दिया क्योंकि मैं K की यूनिट निकालना चाहता हूं। तो K की यूनिट निकालने के लिए अगर मैं सिर्फ एक ही रिएक्टेंट लूंगा तो भाई रिएक्टेंट का ये तो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना, तो ये तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर आ जाएगा। तो मान लो अगर एक से ज्यादा भी रिएक्टेंट हुए तो उन सबके कॉन्सेंट्रेशन में अपने आप ही मोल पर लीटर मोल पर लीटर मोल पर लीटर बार बार आएगा, और उनमें अलग अलग पावर अगर आएंगे उनका सम करोगे तो आंसर तो है नहीं आने वाला है। तो सबसे बेटर है कि पहले हम एक ही रिएक्टेंट ले लें, उसी से आंसर सेम आ जाएगा। आई होप ये बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में बता देना। फिलहाल इससे हमारा काम चल जाएगा। अब देखो ये रहा रेट, तो रेट की यूनिट क्या होती है? तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर यूनिट टाइम है, वैसे हम लोग मोस्टली सेकंड लेते हैं। हमें के की यूनिट निकालनी है, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये हो गया मेरे बच्चे मोल पर लीटर की पावर n। एक काम करते हैं, मोल पर लीटर को यहां ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको डिवाइड में भेजेंगे तो यूनिट ऑफ के आ जाएगा मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n, और ये वाला पर सेकेंड न्यूमरेटर में रहेगा। जरूरी नहीं कि सेकंड में हो, आपको याद है मैंने पहले बताया था रेट की यूनिट में आप कई बार सेकंड इनवर्स लेते हो, पर आप चाहो तो टाइम की कोई भी यूनिट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चे जरा देखो, यहां पर ये दोनों बेस सेम है और पावर न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में n है, तो हम लोग यहां पे ले सकते हैं मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n, साथ में आ जाएगा सेकंड इनवर्स, ये आ जाएगा मेरे बच्चे यूनिट ऑफ के। तो अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर n है तो उसके स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट की यूनिट जो आएगी, उसका स्पेसिफिक रेट जो आएगा वो आएगा, उसकी यूनिट आएगी मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। तो अगर आप n पता है तो आप बस n की वैल्यू रखते चले जाओ, यूनिट ऑफ k निकल आएगा। तो अगर मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए k की यूनिट निकालूं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो देखो ये मोल पर लीटर हमें गिवन है, मोल पर लीटर के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 1 माइनस n, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा मोल पर लीटर। भाई मोल पर लीटर, एक मिनट छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा मैं यहां पर, मोल पर लीटर के ऊपर पावर आएगी 1 माइनस n, और सेकंड आपका अपॉन में रहेगा, सेकंड आपका इनवर्स में रहेगा। तो अगर आपने यहां पे n को जीरो डाला, भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो है तो n को अगर जीरो डाला तो यहां पे n जीरो हो गया, तो मोल पर लीटर बचा और साथ में क्या बचा, सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस आइडिया। तो यहां पर कुछ तो गड़बड़ हो गई है, अच्छा ठीक 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 ठीक, यहां पर सिचुएशन में ये है मोल पर लीटर, टाइपिंग का कुछ मिस्टेक है यहां पर, मतलब यहां पर हम लोग इस स्टेप पर है, ये मोल पर लीटर पर सेकेंड, साथ में डिवाइड में क्या आएगा मोल पर लीटर की पावर n। तो हम लोग ये ले रहे हैं मोल पर लीटर की पावर n, तो मोल पर लीटर की पावर n लिया तो n की जगह आपने जीरो डाल दिया, n की जगह जीरो डाला तो यूनिट क्या बचेगी मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट क्या आ जाए, रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकंड। ऐसे ही यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए मोल पर लीटर पर सेकंड, यहां से आया मोल पर लीटर पर सेकंड रेट की यूनिट, मोल पर लीटर अपॉन n, हमने पावर n नीचे भेज दिया तो मल्टीप्लाई में आ गया मोल पर लीटर टू दी पावर n। n कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 1 हो जाएगा तो यहां 1 डाला, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हुआ, सिर्फ बचेगा क्या सेकंड। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ जाएगा सेकंड इनवर्स। ऐसे यहां पर ले लें तो मोल पर लीटर पर सेकंड इनटू 1 अपॉन मोल पर लीटर, और अब की बार ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 डाला, तो यहां पे ये मोल पर लीटर की पावर 1 है, ये मोल पर लीटर की पावर 2 है, तो दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा और लीटर पॉजिटिव हो जाएगा। भाई देखो यहां पर आप
मोल से स्क्वायर एक कैंसिल हुआ तो 1 मोल बचा, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कैंसिल हुआ तो 1 लीटर इनवर्स बचा, लीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा, मोल ऊपर जाएगा तो मोल इनवर्स आ जाएगा, और साथ में क्या आ जाएगा सेकंड इनवर्स। आप चाहो तो ये वैल्यू यहां पर भी रख दो, आप n की जगह 2 रखो तो n की जगह 2 रखोगे तो 1 - 2 क्या बनेगा, 1 - 2 बनेगा -1। तो मोल पर लीटर के ऊपर पावर -1 है, तो मोल के ऊपर पावर -1, यहां पे देखो मोल के ऊपर पावर -1 आ रही है, लीटर इनवर्स के ऊपर पावर -1, तो -1 के ऊपर पावर -1 होगी तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस बना लेंगे, तो लीटर के ऊपर पावर पॉजिटिव आ गई, और साथ में क्या आ रहा है सेकंड इनवर्स, तो आंसर आ गया ये। तो ये मेरे बच्चे आपको अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट दी हुई है। कई बार ये यूनिट हमें क्वेश्चन में हेल्प कर देती हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि रिएक्शन का रेट क्या है, और कई बार केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में रेट क्या आ रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये सारे फंडामेंटल आइडिया आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आ गए, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब एक बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके लिए यहां पर ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन मेरे बच्चे होमवर्क है आपके लिए, इसको आप निपटाओ और इसके आंसर कमेंट सेक्शन में बता दो। और हो सकता है यहां पर आपको मेरे बच्चे लॉग वगैरह लेना पड़े, ठीक है। तो एक बार स्क्रीन से मैं थोड़ा सा साइड हो रहा हूं क्वेश्चन, ताकि आप आराम से देख पाओ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर आप इसी मोमेंट पे वीडियो को पॉज करके आराम से पहले पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करो, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा, ये क्यों करना जरूरी है, क्योंकि भाई आई एम प्रीटी मच श्योर अगर आप ये वीडियो देखने आए हो तो ये टॉपिक आपने पहले कहीं पढ़ा था बट आपको दिक्कत दे रहा है, और इसी वजह से आप ये रिवाइज करने आए हो। तो अब ये तो कंफर्म कर लो कि आपको अभी तक इस लेक्चर में कुछ सीखा है आपने या नहीं, और ये पता करने का तरीका क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी अपने लिए अभी ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। सबसे पहले एनसीईआरटी पे कमांड कर लो, एनसीईआरटी पे अगर कमांड हो गया, ट्रस्ट मी जेईई मेन नीट का काफी सारा पोर्शन तो आपका ऐसे ही हो जाएगा। फिर बस अपने आप को थोड़ा सा और ब्रशअप करो, लगभग 20-30% एक्स्ट्रा, ठीक है। ट्रस्ट मी आप अपनी रैंक को इंप्रूव कर ले जाओगे। तो ये क्वेश्चन बनाना, इस क्वेश्चन में लॉग की इंफॉर्मेशन आपको दी है, इसका मतलब हो सकता है लॉग वगैरह का इस्तेमाल करना पड़े, हो सकता है आपको एम्प्लीमेशन लॉग आता होगा, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि आपको लॉग नहीं आता है तो लॉग का एक अलग से वीडियो मैं आपको बना दूंगा, बड़ा सिंपलिस्टिक वीडियो, ताकि आपको लॉग लेना आ जाए, लॉग रीड करना आ जाए, लॉग सॉल्व करना आ जाए, ठीक है। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इसको निपटाओ, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, इसका अगर सोल्यूशन आप पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए आप कितने टॉपिक खुद समझ पाए हो। तो आज के लेक्चर में नहीं रखेंगे, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से पकड़ में आई हैं। तो हम लोगों ने रेट लॉ को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड कर लिया मेरे बच्चे। अब क्योंकि हम लोग जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के बारे में बात कर चुके हैं, तो इन रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉज हमें पढ़ने होते हैं। ये क्या होते हैं, कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं, इन सबको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोग जम के पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहिए। कैसे करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझ तक पहुंचने के सारे सोशल मीडिया लिंक दे रखे हैं, आप वहां से मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो भाई जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप तक ये वीडियो लगातार पहुंचते रहे। कमेंट सेक्शन में आपको जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि भाई आप तक ये वीडियो लगातार पहुंच सके, ठीक है। और देखो, जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो हमें भी इंकरेजमेंट मिलता है आप तक ऐसे वीडियो और पहुंचाने का, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सको। तो मिलेंगे इस क्लास में, बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।